नमस्कार, स्काई एजुकेयर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एसके कटारिया। तो प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए एक नया बिंदु लेके आया हूं। इसका नाम है उच्चारण स्थान। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। लगभग सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में इस बिंदु से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो बहुत ही ध्यान से हम इस बिंदु को पढ़ेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आपने संस्कृत विषय का कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। स्काई एजुकेयर ऐप के अंदर आपका संस्कृत का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। ये एक एडवांस कोर्स होगा जिसमें हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको स्लाइड्स के माध्यम से संपूर्ण संस्कृत का अध्ययन करवाएंगे। साथ ही साथ हम इसके पीडीएफ नोट्स भी आपको देंगे जिसको आप प्रिंट निकाल पाओगे, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह भी हम आपको दे रहे हैं। तो फिलहाल हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है उच्चारण स्थान। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो हमारी ऐप में अपलोड किए गए हैं। ये बहुत ही एडवांस्ड कोर्सेज हैं जो बहुत ही बेहतरीन ढंग से पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार किए गए हैं। ये मानिए, ये कोर्स यदि आप ज्वाइन करते हैं तो यकीनन आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड ग्रेड संस्कृत का कोर्स अपनी ऐप स्काई एजुकेयर में उपलब्ध है। रीट लेवल 1 और लेवल 2 इन दोनों के ही कोर्सेज हमारी ऐप में अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने ऐप अपलोड नहीं किया तो एक बार इस कोर्स को जरूर देखो। नाम मात्र की प्राइस में आपको बेहतरीन कोर्स मिल रहा है रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए, चाहे वो साइंस मैथ का स्टूडेंट हो चाहे एसएसटी का हो, सभी के लिए हम रीट के कोर्स जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं। ये बहुत ही शानदार कोर्स हैं, हजारों स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर रहे हैं। हिंदी विषय के लिए हम ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड इन दोनों के कोर्सेज अपलोड कर रहे हैं और बहुत सारा कंटेंट अभी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। एकदम फ्रेश बैच चल रहा है, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेट जेआरएफ के लिए भी हम हिंदी विषय के कोर्स जो हैं वो बना रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप सेकंड ग्रेड एसएसटी से तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए हमारे पास है सेकंड ग्रेड एसएसटी का बेहतरीन कोर्स। और इन सभी के लिए, चाहे आप हिंदी से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएसटी से कर रहे हो, इतिहास से कर रहे हो या संस्कृत से कर रहे हो, आप सभी को फर्स्ट पेपर जो कॉमन रूप से पढ़ना ही है उसके लिए भी हमारी ऐप में फर्स्ट ग्रेड के लिए सेपरेट कोर्स है, जीके के लिए और सेकंड ग्रेड जीके के लिए भी सेपरेट कोर्स है। यदि आप इनमें से किसी का भी कॉम्बो लेना चाहते हैं कि मुझे फर्स्ट ग्रेड हिंदी प्लस जीके चाहिए या संस्कृत प्लस जीके चाहिए, तो इस तरह के कोर्सेज भी हमारी ऐप में उपलब्ध हैं और बहुत ही कम प्राइस में। इतिहास का कोर्स आप ले सकते हैं, बहुत ही शानदार कोर्स हम अपलोड कर चुके हैं। और यदि आप वर्दी की तैयारी कर रहे हैं यानी कि पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी हमारी ऐप स्काई एजुकेयर में आपके लिए कोर्स डाल दिया गया है। तो आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिना किसी संकोच के ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना है तो आप ये जो मोबाइल नंबर है इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है 9928549654। ठीक है, ये डायल करके आप किसी भी जानकारी के बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम बिना समय गंवाए अपने विषय वस्तु की तरफ चलते हैं। आज हमें पढ़ना है उच्चारण स्थान। तो इत्मीनान के साथ बैठिए, पूरे वीडियो को एकदम ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए और समझिए। इसके बाद में यदि आपको नोट्स बनाने हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं है, मैं आपको दूंगा इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है स्काई एजुकेयर, वहां से मिल जाएगी, वहां से ले सकते हैं। या फिर आप हमारी ऐप स्काई एजुकेयर डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी मिलेगी, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने विषय वस्तु की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। क्या होते हैं उच्चारण स्थान और कौन कौन सा वर्ण कौन कौन से स्थान से बोला जाता है। यानी हमने जितने भी वर्ण पढ़े उनका निश्चित रूप से कोई न कोई उच्चारण स्थान भी है और वो परीक्षा में पूछा भी जाता है। ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से इस टॉपिक से प्रश्न पूछा ही जाता है। किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में इस टॉपिक का आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, उच्चारण स्थान टॉपिक को ध्यान से समझते हैं। देखिए, बहुत ही साधारण डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है उच्चारण स्थान के लिए कि उच्चारण स्थान क्या है। वैसे तो शब्द से ही इसका अर्थ स्पष्ट है, उच्चारण
स्थान, यानी कि उच्चारण करने का स्थान, किसके? वर्णों के उच्चारण का स्थान ही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। देखिए, मुख के जिस जिस भाग या अवयव से जिस जिस वर्ण का उच्चारण होता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसलिए ए का, देखिए ए अक्षर का उच्चारण हम किससे करते हैं? कंठ से करते हैं, इसलिए ए का उच्चारण स्थान कंठ हुआ। तो जिस वर्ण का उच्चारण स्थान हम जिस मुख के जिस स्थान से करते हैं वही उसका उच्चारण स्थान होता है। जिस प्रकार से व्यक्ति किसी स्थान पर निवास करता है तो हम उसका निवास स्थान उस जगह को कहते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक वर्ण का कोई न कोई स्थान है और उसी स्थान को हम उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। वैसे तो सभी वर्णों का उच्चारण स्थान हृदय यानी कि उरस को बताया गया है। सभी वर्ण सबसे पहले वहीं से उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो सुनाई नहीं देते, वो प्रकाश में नहीं आते। तो जिस वर्ण को प्रकाश में आना है तो उसके लिए अलग स्थान होता है, उन स्थानों को हम पढ़ेंगे। सभी वर्णों का वैसे तो मूल जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? उरस, हृदय है। हृदय से ही सारे वर्ण उत्पन्न होते हैं, लेकिन जब वो ध्वनि हमें सुनती है तो वह निश्चित किसी एक दूसरे स्थान से उत्पन्न होती है। हृदय से जो उत्पन्न ध्वनि है वो हम सुन नहीं पाते हैं, इसलिए किसी भी वर्ण की ध्वनि यदि हमें सुननी है तो उसका एक अलग स्थान होता है और वो स्थान हम उच्चारण स्थान, उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। तो इनको समझेंगे। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है अ, तो अ का जब आप उच्चारण करते हैं तो यह ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है? यह ध्वनि कंठ से उत्पन्न होती है, इसलिए अ का उच्चारण स्थान भी कंठ हुआ। क्या हुआ? कंठ हुआ। तो यहां पर उच्चारण स्थान किसे कहते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है। उच्चारण स्थान और प्रयत्न, उच्चारण स्थान और क्या? प्रयत्न, इन दोनों का ही उल्लेख हमें अष्टाध्यायी के सूत्रों के द्वारा नहीं करवाया गया है। अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है किसका है? पाणिनि का है। तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उनके 8 अध्यायों में जो सूत्र हैं उनमें कहीं भी हमें उच्चारण स्थानों को नहीं बताया गया है, अपितु तो फिर कहाँ बताया गया है? पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में। पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ वर्णमाला वाले वीडियो में। तो पाणिनीय शिक्षा जो ग्रंथ है उसमें इसका वर्णन बताया गया है। ठीक है, चलिए ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने माने गए हैं? 8। कितने उच्चारण स्थान माने गए हैं? 8 माने गए हैं। ये बात महत्वपूर्ण भी है, आपको याद भी रखनी है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो उच्चारण स्थान है वो कितने हैं? 8 हैं। लेकिन सवर्णता के प्रसंग में, यानी सवर्णता का मतलब यह है कि समान उच्चारण स्थान वाले वर्ण, जैसे कई सारे वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही हो सकता है। जैसे अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, ए कु का मीन्स होता है कै वर्ग, अकु है और है का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। तो समान जो वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान समान होता है, जिनकी सवर्ण संज्ञा होती है, तो स्वर्णता के प्रसंग में कुल उच्चारण स्थान जो हैं वो 7 ही माने गए हैं। ठीक है, लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने माने गए हैं? 8 माने गए हैं। तो पाणिनि ने एक एक्स्ट्रा कौन सा मान लिया उच्चारण स्थान? उरस, हृदय को मान लिया। हृदय को भी उन्होंने उच्चारण स्थान मान लिया, इसलिए इनकी संख्या पाणिनीय शिक्षा में 8 बताई गई है। तो पाणिनीय शिक्षा में उरस को भी सभी वर्णों का सामान्य यानी कि प्राथमिक उच्चारण, जैसे कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि जो सभी वर्णों का प्राथमिक यानी कि पहला उच्चारण स्थान क्या है? हृदय है, उरस है। तो
उरस को भी उच्चारण स्थान मानकर इनकी संख्या 8 मानी गई है, या उच्चारण स्थान 8 माने गए हैं। इनके अलावा कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिनके 2 उच्चारण स्थानों की सहायता से जिनका उच्चारण होता है। कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिनका उच्चारण स्थान किसी एक उच्चारण स्थान से ना होकर 2 उच्चारण स्थानों से होता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो उच्चारण या प्रयत्न को अष्टाध्यायी के सूत्रों में नहीं बताया गया है, और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार इनका उच्चारण इनके स्थान 8 माने गए हैं। सवर्णता प्रसंग में 7 ही कुल उच्चारण स्थान माने गए हैं, या मूल रूप से उच्चारण स्थानों की संख्या पूछें सामान्यतः 7 ही होती है, ठीक है। उरस तो सभी का ही हो गया, तो इसका कोई अलग से कोई उच्चारण स्थान नहीं हुआ। उरस तो है, ये सभी का ही है, तो जब कॉमन हो गया तो हम इसको उसमें शामिल नहीं करते हैं, जो सामान्यतः 7 जो गिनते हैं उनमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो पाणिनीय शिक्षा है उसमें 8 कौन कौन से उच्चारण स्थान बताए गए हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं एक श्लोक के माध्यम से। इस श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है पाणिनीय शिक्षा में कि उच्चारण स्थान 8 हैं। देखिए, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्तश्च नासिकाओष्ठौ च तालु च। ये 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं। देखो, उरः यानी कि हृदय या उरस, कंठ, शिरस, शिरस बोला गया है मूर्धा को। किसको बोला गया है? मूर्धा को बोला गया है। शिरस किसको बोला गया है? मूर्धा को बोला गया है, मूर्धा को, ठीक है। जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। तो यहां पर देखिए 1, 2, 3 और ये 4, ये 5वां, नासिका 6वां, ओष्ठ 7वां और तालु 8वां। तो इस प्रकार से 8 उच्चारण स्थान किसमें बताए गए हैं? पाणिनीय शिक्षा में। चलिए अब हम उच्चारण स्थानों की जगह देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको जो नाम बताए वो अपने मुख विवर में या अपने मुख में कहाँ कहाँ पर हैं, तो देखिएगा। कंठ, ये जो गला जो होता है ये इस तरह से आ रहा है यहाँ पे, ये वाला। तो ये जो भाग है यहाँ पर, ये क्या है? कंठ है। तो पहला उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ। क्या हुआ? कंठ। कहाँ पर है? यहाँ पर। चलिए दूसरा, तालु। देखिए तालु कहाँ पर होता है? यहाँ पे ये जो रेड कलर में दिख रही है ये है जिह्वा। क्या है? जिह्वा। और ये जिह्वा के ऊपर का जो यहाँ पे ये जो स्थान है ये वाला, ये क्या है? ये तालु है। क्या है? तालु है। यानी आपका एक गले में देखो इस तरह की संरचना एक बनी हुई होती है। क्या होती है? गले में एक इस तरह की संरचना बनी हुई होती है। ऐसे आप मुंह खोल के देखोगे तो उसमें इस तरह से कुछ लटकता हुआ आपको दिखेगा। तो इसके बगल वाला ये जो हिस्सा है ये क्या है? तालु है। इसके बाद मूर्धा। मूर्धा क्या है? उसके आगे का भाग, ये जो भाग होता है ये अपनी जिह्वा है, और इसके ऊपर वाला ये जो भाग है ये है मूर्धा, जिसको हम शिरस भी कहते हैं। मूर्धा। तो पहला हो गया कंठ, दूसरा हो गया, पहला हो गया कंठ, दूसरा हो गया तालु, तीसरा हो गया अपना शिरस या मूर्धा, चौथा हो गया दंत, दांत। ठीक है, यहां पे मुख के अंदर दांत होते हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में ओष्ठ, ये जो होठ हो गए। ठीक है, ये हो गया अपना पांचवा। छठवां नासिका, नाक। ठीक है, नासिका। और सातवां कौन सा हो गया? जिह्वा मूल। ये जो जीभ है आपकी, ये जो जिह्वा है उसका मूल यानी कि उसकी जड़। मूल यानी क्या होता है? जड़। तो जिह्वा जहां से शुरू होती है वो होता है जिह्वा मूल।
तो ये हो गया अपना 7वां। और एक जो बच गया वो है उरस। क्या है? उरस या हृदय। ठीक है, तो ये 7 हैं सामान्य रूप से, और हृदय को यदि इसमें शामिल कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? 8वां उच्चारण स्थान भी यहाँ पे गिनने में आ जाता है। तो ये हैं आपके मूल रूप से जो उच्चारण स्थान हैं, उनकी लोकेशंस, उनकी जगह है, मुख में कौन सी कहाँ होती है। चलिए, ये तो मैंने आपको पहचान के लिए बता दिया। अब आगे के पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं। परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है एक बार देख लीजिए। कौन कौन से उच्चारण स्थान के अंतर्गत कौन कौन से वर्णों को शामिल किया गया है। तो देखिएगा, एक बार उच्चारण स्थानों को देख लेते हैं। पहला उच्चारण स्थान है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ, छठवां नासिका और सातवां जिह्वामूल। ये आपके कितने उच्चारण स्थान हुए? 7। अब कुछ ऐसे उच्चारण स्थान भी हैं जो 2-2 के योग से बनते हैं, जैसे कंठ तालु। तो ये कैसे बना? कंठ और तालु के सहयोग से, कंठ और तालु के सहयोग से कंठ तालु। इसी प्रकार से कंठोष्ठ। अब कंठोष्ठ कैसे बनता है? कंठ और ओष्ठ। तो जब भी कंठोष्ठ बोला जाए तो कंठ और ओष्ठ दोनों के सहयोग से जो वर्ण, जिसकी ध्वनि उत्पन्न हो, तो उस वर्ण को हम कंठोष्ठ्य कहते हैं। ठीक है, कंठ और ओष्ठ। ठीक है, कंठ और ओष्ठ दोनों के संयोग से। इसी प्रकार दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ। क्या? दंत और ओष्ठ। तो इस प्रकार से आपके उच्चारण स्थान जो हैं उनकी लोकेशंस बताई गई हैं। चलिए, अब हम वर्णों को समझ लेते हैं। देखिए, कंठ वाले वर्ण कौन कौन से हैं, जिनको हम कंठ्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ्य वर्ण। कंठ, कंठ की सहायता से जिनका उच्चारण होता है वो कंठ्य वर्ण होते हैं। तो पाणिनीय शिक्षा में इसके लिए बताया गया है, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। ए, कु यानी कि पूरा कै वर्ग, और है, और विसर्जनीय नाम यानी कि विसर्ग। तो देखिए, यहाँ पे पूरा लिख दिया गया है ए, कु मीन्स पूरा कै वर्ग यहाँ से लेके यहाँ तक का, और है। ठीक है, ये है, और विसर्जनीय नाम ये आपकी विसर्ग। ठीक है, तो इस तरह से इस लाइन में पूरे कंठ्य वर्ण आ जाते हैं, पूरे कंठ वाले वर्ण शामिल कर लिए जाते हैं। तो आप जब ये याद रखते हैं अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, तो इसमें सारे वर्णों का बोध हो जाता है। तो आप इस तरह से इसको याद कर लीजिए। तो उच्चारण स्थान कंठ कौन कौन से वर्ण का हो गया? ए, पूरा कै वर्ग, और है, और विसर्ग। अब यहां पर एक चीज और ध्यान में रखनी है, ये जो आपका पंचम वर्ण है इसका उच्चारण स्थान नासिका भी है। क्या है? नासिका भी है, नाक भी है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो सारे वर्ण हैं ये क्या हैं? ये कंठ्य तो है ही हैं, साथ ही साथ इसमें जो 5वां वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका भी है। क्या है? नासिका भी है। और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। चलिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कुछ उच्चारण स्थान ऐसे भी हैं जिनके 2-2 उच्चारण स्थान होते हैं। तो नासिका जो है इसके 2-2 उच्चारण स्थान हैं, कंठ और नासिका। ये जो ङ वर्ण है इसके। चलिए, अगला है तालु। तालु उच्चारण स्थान जो है इसके वर्ण कौन कौन से हैं? तो यहां पे बताया गया है ईचु यशा नाम तालु। देखिए ई, अब ई जो है ये 2 वर्णों का बोध करवाता है, चाहे छोटी ई या बड़ी, यानी कि दीर्घ और लघु। ठीक है, दोनों का बोध यहां पर होता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? ई। चु यानी कि पूरा च वर्ग, य और श, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है?
तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। देखिए ई, च, छ, ज, झ, य और य और श, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो इनको तालव्य बोला गया है। क्या बोला गया है? तालव्य। चलिए अब यहां पर भी देखिए, जो पंचम वर्ण आपका आता है इसका उच्चारण स्थान नासिका भी है। क्या है? नासिका भी है। तो ये जो जितने भी पंचम वर्ण आएंगे इनके दो दो उच्चारण स्थान हैं। एक तो हो गया यहां पर देखिए, इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? एक तो कंठ प्लस नासिका। इसी प्रकार से इसका क्या हो गया? तालु प्लस नासिका। ठीक है, तो ये जो पंचम वर्ण आएंगे इनका दो दो उच्चारण स्थान है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, मूर्धा, जिसको सिरस बोला गया है। क्या बोला गया है? सिरस भी बोला गया है। मूर्धा, देखिए इसमें कौन कौन से वर्ण हैं, कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान है? मूर्धा, रीटू रसाणाम मूर्धा। री, टू यानी कि ट वर्ग, र और आपका मूर्धन्य श। मूर्धन्य स, देखिए यहाँ पे इस स को जगह जगह तालव्य स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? तालव्य स। तो जब आपको शिक्षण कार्य के दौरान कई बार ये बोला जाए कि तालव्य स, क्योंकि हो सकता है कि उच्चारण में सही से सुनाई नहीं दे, तो आप क्या सुनेंगे? तालव्य स बोला जाए तो समझना है कि ये, मूर्धन्य स बोला जाए तो ये, और एक और है वो है दंत्य स। ठीक है, ये वाला। तो ये आपको ध्यान में रखनी है सारी चीज़ें। ये कौन सा श है? तालव्य। ये कौन सा है? मूर्धन्य। तो देखिए री का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। टू यानी कि पूरे टैवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। र का उच्चारण स्थान मूर्धा, और इस स का उच्चारण स्थान भी मूर्धा। री, टू, टू यानी कि पूरा टैवर्ग, और र और स इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। और साथ ही साथ ये जो आपका पंचम वर्ण है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा प्लस नासिका। ठीक है, मूर्धा प्लस नासिका। चलिए, दंत है, यानी कि दांतों की सहायता से वर्णों को बोला जाता है। तो कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है वो देख लीजिए। इनको दंत्य वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत्य वर्ण भी। तो लृ, तु, लय, शानाम दंत है। देखिए लृ वर्ण का, तु यानी कि पूरा तय वर्ग, लृ वर्ण पूरा तय वर्ग, और लय और श ये दंत्य स। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? इनका उच्चारण स्थान होता है दंत। ठीक है, और इसका उच्चारण स्थान दंत प्लस नासिका। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओष्ठ है। ओष्ठ यानी कि आपके जो होठ हैं उनकी सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है उनको ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। तो देखिए, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ। देखिए उ यानी कि आपका ये उ। अब यहां पर देखिए जितनी भी जगह मैंने ए, ई, री, लृ, उ ये लिख रहा हूं, तो इनमें आपको ए जब बोलता हूं तो ए और आ इन दोनों का उच्चारण स्थान होता है ये। ई बोलता हूं तो ई और दीर्घ ई, ए और दीर्घ ए को आ बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उ मैंने बोला तो उ और दीर्घ उ ये दोनों शामिल होते हैं इसमें, तो इनका उच्चारण स्थान वही होता है, सेम टू सेम ही रहता है। देखिए, तो उ, पु, पद्मानिया नाम, तो उ का उच्चारण स्थान, पु मीन्स पूरा पय वर्ग, और पद्मानिया नाम यानी कि उपदमानीय, प और फ जो हैं उपदमानीय, इनका उच्चारण स्थान भी क्या होता है? इनका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ होता है, होठ होता है। समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। नासिका, नाक से उच्चारण स्थान जिन वर्णों का होता है वो नासिक्य वर्ण होते हैं। वो क्या होते हैं? नासिक्य वर्ण होते हैं।
देखिए यम गणना नाम नासिका च, ये आपके पंचम वर्ण नासिका। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था आपके जो पंचम वर्ण हैं ये वाले, इनका उच्चारण स्थान ये ये आपके पूरे के पूरे पंचम वर्ण ये यहाँ पर आ गए हैं। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। चलिए, और अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? नासिका होता है। जो अनुस्वार होता है, नासिका अनुस्वारस्य, क्या होता है? नासिका अनुस्वारस्य। और आपके जो पंचम वर्ण है इनका उच्चारण स्थान भी नासिका। देखिए कंठ तालु, कंठ और तालु, कंठ और तालु दोनों की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, उच्चारण होता है, वो कंठ तालु वर्ण कहलाते हैं। तो ए दई तो कंठ तालु, इसका मतलब ये होता है ए और ऐ का उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ और तालु है। कंठोष्टम, कंठ और होठ दोनों, कंठ और ओष्ठ, इनका उच्चारण होता है ओ औ। देखिए ओ और औ इन दोनों का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है। अब देखिए ये कैसे होता है, आप यहां पर एक चीज देखना, आई, आई का निर्माण, ए और ऐ का निर्माण कैसे हुआ है? देखिए ए प्लस ई बराबर क्या बना आपका, सॉरी एक सेकेंड, इसका निर्माण कैसे हुआ? ए प्लस ई बराबर क्या बना? ए। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए ए का उच्चारण स्थान तो है कंठ और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो ये क्या हुआ? कंठ तालु। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, कंठ और तालु, कंठ्य वर्ण और तालव्य वर्ण दोनों मिलते हैं तो कंठ तालु होता है यहाँ पे। तो ए का उच्चारण स्थान आप बोल के देखो, कंठ और तालु दोनों की सहायता से हो रहा है क्योंकि इसका निर्माण इसी तरह से हुआ है, ए और ई। इसी प्रकार से ऐ का निर्माण, अब देखिए ऐ का निर्माण कैसे हुआ? ए और ए बराबर क्या हो गया? ऐ। तो इसका उच्चारण क्या हुआ? कंठ तालु। इसी प्रकार से ओ का निर्माण कैसे होता है? ए प्लस उ। अब देखिए उ का उच्चारण, उ कहां पर है? उ है ओष्ठ, ओष्ठ पर। और ये ए कहां पर है? ये है कंठ पर। तो कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्टम, वकार यानी कि वै का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। आप उच्चारण कर करके देखें इन सभी का उच्चारण स्थान, क्या आपको आभास हो रहा है कि सेम वही उच्चारण स्थान है? जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल, देखिए जिह्वा मूल क और ख, ठीक है, ये क्या है? जिह्वा मूल है। क्या है? जिह्वा मूलीय। इनका उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल होता है, जहां से जिह्वा शुरू होती है। तो एक और बचा, वो क्या है? नासिका अनुस्वार से, ये जो अनुस्वार है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। तो आप इनको इस तरह से याद रख सकते हैं। अकु है विसर्जनिया नाम कंठ है, ईचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, लृतु लसा नाम दंतः, उपपदमानिया नाम ओष्टौ, यम गणना नाम नासिका च, एदेतौ कंठतालु, ओदोतौ कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, नासिका अनुस्वारस्य। तो इस प्रकार से ये एक एक लाइन जो है इसमें कई सारे वर्णों के उच्चारण स्थान जो हैं वो छुपे हुए हैं। तो ये आपके उच्चारण स्थान हो गए। कितने हो गए देखना? 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ तक हो गए। अब देखिए कंठ तालु, ये कंठ और तालु 2 से मिला है, कंठ और ओष्ठ 2 से मिला है, दंत और ओष्ठ 2 से मिला है, और ये हो गया आपका जिह्वामूल 7वां, और नासिका पहले आ चुका है, ये देखिए। और वैसे टोटल की बात करें तो ये 7वां आता है यहाँ पे, 8 9
और ये होता है 10 और ये 11 लाइन ये टोटल हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक एक को एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर कर पाएं। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। देखिए वही लाइन एक एक लेते हैं, कंठे वर्णों की यहाँ पर बात हो रही है। तो ए कु यानी कि कै वर्ग है और विसर्जनीय नाम यानी कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। देखिए ए में क्या होता है? ए और आ दोनों शामिल है जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और कु में क्या है? पूरा कै वर्ग। और है में क्या है? ये है। और विसर्जनीय नाम यानी कि विसर्ग, ये सारे वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ्य वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। ए आ कै वर्ग में पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया है और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, इन्हें कंठ्य वर्ण भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से ई चू य और श, कौन सा स है? ये तालव्य स है, ये याद रखना बस। तो ई में क्या शामिल है? ई और दीर्घ ई दोनों शामिल है। चू में क्या शामिल है? पूरा च वर्ग शामिल है। य और श, देखिए यशा नाम य और श दोनों शामिल हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, इसलिए इनको हम तालव्य वर्ण भी कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं ई और ई च वर्ग य और श, ये वर्ण तालु से बोले जाते हैं, इन वर्णों को हम तालव्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है। इसी प्रकार से मूर्धन्य वर्ण री टू यानी कि ट वर्ग र और श, देखिए री पूरा ट वर्ग र और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, इसलिए इन्हें हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। मूर्धन्य वर्ण मूर्धा किसे कहते हैं? उसमें चित्र में मैंने आपको समझाया था, जो आपका जीभ के ऊपर का, जो आपकी ये जिह्वा जो है, इसके ऊपर वाला ये जो भाग होता है, ठीक है, ये होता है मूर्धा। तालु क्या होता है? इसके बाद में यहाँ पे कुछ इस तरह की आकृति बनी होती है और यहाँ जो होता है वो तालु होता है। ये तालु है और ये मूर्धा है। ठीक है, चलिए तो री टू यानी कि ट वर्ग, रसानाम यानी कि र और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। दंत्य वर्ण कौन कौन से हैं? ली टू यानी पूरा त वर्ग, ल और ये श, ये सारे क्या हैं? दंत्य वर्ण हैं। ली पूरा त थ द ध न और ल और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दांत होते हैं। देखिए ली त वर्ग ल और श, ये वर्ण दांतों के सहारे से बोले जाते हैं। हाँ, दांत के द्वारा नहीं बोले जाते हैं, दांतों का उपयोग होता है जब हम इनको बोलते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? दंत्य वर्ण भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं औष्ठ्य वर्णों की तरफ, जो औष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं, जो होठों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम औष्ठ्य वर्ण कहते हैं। इसके लिए जो लाइन दी गई थी वो ये थी, उपु पद्मानिया नाम औष्ठौ। उ, देखिए उ, ठीक है, प फ ब भ म, अब यहां पर ये वाला उ भी शामिल है। ठीक है, और उपदमानीय क्या है? ये आपका प और फ अर्ध विसर्ग वाला। ठीक है, तो उ दीर्घ उ प वर्ग और उपदमानीय, ये होठों की सहायता से बोले जाते हैं, औष्ठों की सहायता से बोले जाते हैं। एतदर्थ इन्हें औष्ठ्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? औष्ठ्य वर्ण कहते हैं। चलिए नासिक्य वर्णों की बात करते हैं। जो नासिका की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या है? वो नासिक्य वर्ण हैं। यम गणना नाम नासिका च, आपके जो य म ङ ण और न, ये 5 वर्ण क्या हैं? नासिक्य वर्ण हैं। अब नासिक्य वर्ण के लिए मैंने आपको खास चीज़ जो बताई थी कि इनके 2-2 उच्चारण स्थान हैं। देखिए ङ य ण न और म का उच्चारण स्थान अपने अपने वर्गीय उच्चारण स्थानों के साथ साथ अपने अपने वर्ग का जो उच्चारण स्थान था, जैसे
कै वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो इस ङ का उच्चारण स्थान तो होगा ही, साथ में नासिका भी होगा। च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो ही य का उच्चारण स्थान होगा, साथ ही साथ नासिका भी होगा। इसी प्रकार से मय का भी दो उच्चारण स्थान है, ण का भी और न का भी। तो अपने अपने वर्गीय जो उनके वर्ग हैं कु चु टु तु पु, इन वर्गों के उच्चारण स्थानों के साथ साथ नासिका भी है, इसलिए इन वर्णों को अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। अनुनासिक वर्ण भी इन्हें कहते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ खास बात है वो और देख लेते हैं। एक बार कंठ तालु को देख लेते हैं, इसके बाद में वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए कंठ तालु, इनको हम कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ तालव्य, क्योंकि कंठ और तालु दोनों की सहायता से इन्हें बोला जाता है। कंठ और तालु, ठीक है, कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोला जाता है। तो ए दई तो कंठ तालु। देखिए ए और ऐ इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और तालु है, ठीक है, इसलिए इन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहा गया है। कंठोष्ठ्य वर्ण, देखिए अभी तक कंठोष्ठ इस तरह से नहीं बोल सकते, कंठोष्टम बोलेंगे इसको, कंठोष्टम। कंठ और होष्ठ दोनों की सहायता से इनका इनका उच्चारण किया जाता है। देखिए कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्टम। ओ दो तो कंठोष्टम। ओ और औ इनका उच्चारण क्या है? कंठ प्लस ओष्ठ है। ओ और औ के उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ हैं, कंठ और ओष्ठ, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए मैंने आपको इनके उच्चारण स्थानों के लिए पहले भी बताया था, जैसे ए और ऐ और ओ और औ दीर्घाक्षर, यानी ये सारे क्या हैं? दीर्घ अक्षर हैं। इनका लघु रूप नहीं होता है, ये दीर्घ अक्षर हैं। और संध्या अक्षर भी हैं, संधि वाले अक्षर भी हैं, क्योंकि ये दो स्वरों के मिलने के फलस्वरूप बने हैं। ये आपके क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। ये मूल स्वर नहीं है, ये दो दो स्वरों के मिलन से बने हैं। जैसे ए और ई, या आ या ई, या ए या ई, या आ या ई, इन सब के योग से जो सामने निकल के आता है वो आता है आपका ए। इसी प्रकार से ए प्लस उ, या ए प्लस उ, या आ प्लस उ, या आ प्लस उ, या इनके बाद में इनसे जो बनता है वो बनता है ओ, ठीक है। और यदि इनके अंदर भी कोई और वर्णों को शामिल करते हैं, जब ये संयोग से तो बनाई है, ये जो ए है ये इनके संयोग से तो बनाई है, लेकिन फिर भी इसमें भी किसी का संयोग किया जाए, ये देखिए ए या आ का इसमें भी संयोग कर देते हैं तो बन जाता है आई। आ या ए या आ का जब ओ में भी और मिला देते हैं, देखिए ओ, एक सेकेंड, यहां पे ओ कैसे बना था? आ प्लस उ मिलके ओ बना, या आ प्लस उ मिलके बना, या ए प्लस उ मिलके बना। ये मूल स्वर नहीं था, ये संयोग से बना, लेकिन इसके बाद में इसमें एक और संयोग होता है, इसमें एक और संयोग होता है। यहां पर देखिए आ प्लस ओ, तो ये बनता है औ। तो इनके दो दो उच्चारण स्थान क्यों हुए? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान था कंठ और इसका उच्चारण स्थान था तालु, तो दोनों मिलकर कंठ तालव्य बन गए। तो आई जो बना ये कंठ तालव्य है। इसी प्रकार से ए का ए या आ जो है इसका उच्चारण स्थान है कंठ और ओ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, तो औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठ। औ, देखिए आप बोलिए औ, कंठ से शुरू होके ओष्ठ तक ध्वनि आएगी औ। तो ए यानी कंठ और ओ यानी ओष्ठ, और दोनों मिलके कंठोष्ठ। तो भूल भी जाएं तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अतः इनके उच्चारण स्थान भी अपने मूल वर्णों के योग के अनुसार ही हैं। तो ये जो उच्चारण स्थान है कैसे हैं? अपने मूल वर्णों का जैसे जैसे योग हुआ है वैसे वैसे ही इनका उच्चारण स्थान भी बन गया है। तो ये एक
वैज्ञानिक तरीके से बना हुआ है। देखिए, वकारस्य दंतोष्टम, वकार का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ, यानी कि वय का जो उच्चारण स्थान है वो दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से होता है, इसलिए इसको दंतोष्ठ कहते हैं। जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय, देखिए उपुद्मानीय की तरह ही जिह्वा मूलीय यानी कि यह क और ख के पास जब ये अर्ध विसर्ग होता है तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? जिह्वा मूलीय हो जाता है। जिह्वा का जो मूल भाग है वो हो जाता है। अब देखिए, जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? जिह्वा मूल होता है। अब जिह्वा मूलीय क और ख का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है। ये जो अर्ध विसर्ग है, इस तरह का अक्षर चिन्ह केवल संस्कृत भाषा में ही होता है। इसका उच्चारण आधे विसर्ग जैसा होता है। इसका उच्चारण कैसे होता है? आधे विसर्ग जैसा होता है। मैंने आपको वर्णमाला वाले वीडियो में ये बताया भी था। यह 4 ही अक्षरों के पहले आता है और वो 4 अक्षर हैं क, ख, प और फ। तो क और ख ये क्या है? जिह्वा मूलीय, और प और फ ये क्या है? उपद्मानीय। तो जब यह क और ख के पहले रहता है तब इसका नाम जिह्वा मूलीय रहता है, क्योंकि तब यह जिह्वा मूल से बोला जाता है। और जब यह प और फ से पहले रहता है तब इसका उच्चारण स्थान उपद्मानीय होता है। ठीक है, क्या होता है? उपद्मानीय होता है। तो देखिए, जिह्वा मूल, अब इसका उच्चारण आप करके देखिए। देखिए, करोति, क करोति, क खंति, ठीक है, रामः पचति। तो देखिए यहां पर क्या है, ये जो अर्ध विसर्ग जो है इसके बाद में यदि क आ जाता है तो ये क्या हो जाता है? जिह्वा मूल। इस अर्ध विसर्ग के बाद में ख आ गया तो जिह्वा मूल। देखिए यहां पे क्या बताया गया है मूल रूप से, क और ख इससे पहले यदि इस प्रकार का चिन्ह रहता है तो यहाँ पे क है, इससे पहले ये चिन्ह है, यहाँ पे ख है, इससे पहले ये चिन्ह है, तो ये क्या है? ये इस समय पर जिह्वा मूल है। और उपद्मानीय में क्या है? देखिए प या फ, देखिए प या फ से पहले यदि ये चिन्ह रहता है, इस तरह का चिन्ह रहता है तो प और फ से पहले ही, इसके अलावा नहीं, या तो क या ख से पहले होगा तो होगा जिह्वा मूलीय, या फिर प या फ से पहले होगा इस तरह से तो होगा उपद्मानीय। ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। चलिए, जिह्वा मूलीय और उपद्मानीय समझ में आ गया होगा। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। देखिए ये आपका है अनुस्वार, और ये किस तरह से लगाया जाता है? ये ए के ऊपर बैठता है, तो इसका मतलब ये है कि ये संपूर्ण स्वरों के बाद में आता है। ठीक है, ए यहाँ पर सभी स्वरों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये था आज का टॉपिक, उच्चारण स्थान। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा और बहुत सारी बातें आप इस वीडियो से समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ पूछना हो तो आप निसंदेह कमेंट करके पूछ सकते हो। अगले वीडियो में हम इसका रिप्लाई जरूर करेंगे। एंड अगेन, यदि आपने संस्कृत का एडवांस कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो स्काई एजुकेटर ऐप डाउनलोड करें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर हिट करें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो बनाया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।